इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण और इसको गर्मपंथी आंदोलन भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसी को उग्रवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो बात करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके नेताओं के बारे में, सफलताओं के बारे में, उदय के क्या कारण थे, कार्यप्रणाली, असफलताएं क्या थी और उदारवादी और उग्रवादी में अंतर क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 20वीं सदी में कांग्रेस के तहत उग्रवादी आंदोलन किस तरीके से काम करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करते थे पैसिव रेसिस्टेंस की। पैसिव रेसिस्टेंस, जिसको हिंदी में अनुकूल पर विघटन कहा जाता है, इसको इंग्लिश में याद रखना, पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक, तो दो तरह का रेसिस्टेंस होता है आपका, एक एक्टिव रेसिस्टेंस होता है और एक पैसिव रेसिस्टेंस होता है। एक्टिव रेसिस्टेंस जब आप फुल फ्लैज तरीके से किसी चीज के विरोध में, विद्रोह में जब आप आते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्टिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप पूरे तरीके से नहीं लेकिन हाफ तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस आंदोलन को हम पैसिव रेसिस्टेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आंदोलन पूरे तरीके से इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा है, ये आंदोलन पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये हाफ तरीके से, हाफ का मतलब है कि ये अपने अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार को उखाड़ के फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये सरकार में सुधार के बारे में बात कर रहे हैं और उन सुधारों के लिए ये जिस माध्यम को अपना रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैसिव रेसिस्टेंस। यानी ये धरना प्रदर्शन करेंगे, ये जुलूस निकालेंगे, ये सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे, राइट, लेकिन ये सरकार को उखाड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनरीज के, क्रांतिकारियों की, तो उनका जो रेसिस्टेंस है उसको आप एक्टिव रेसिस्टेंस कहेंगे। इसके कुछ प्रमुख नेता हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष। ठीक, लाल बाल पाल, लाल का मतलब यहाँ पर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। तो ये आपके गर्मपंथी नेता हैं, गर्मपंथी लीडर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं और इनके साथ एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम अरविंद घोष है। ठीक, क्या कारण होते हैं इनके उदय के, यानी ये सेगमेंट क्यों निकल के आएगा, क्योंकि इनसे पहले जो मॉडरेट्स थे, जो नरमपंथी जो थे, उनकी विफलता हमने कल इनके बारे में पढ़ा था। 1885 से लेकर 1905 तक बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए थे नरमपंथी और गर्मपंथियों का मानना है कि नरमपंथी पूरे तरीके से विफल हो चुके हैं और इस वजह से इनका उदय होता है। द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, राइट, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ मॉडरेट्स। ठीक, और ब्रिटिश शासन की शोषक प्रवृत्ति। तो ये एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का भारत में और इस आग में घी डालने का काम करता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत में आता है 1899 में और इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहता है और इसकी जो नीतियां होती हैं वो बड़ा कारण होती हैं उग्रवादी आंदोलन का, रिएक्शनरी मूवमेंट का, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का, गर्मपंथी आंदोलन का, राइट। क्या क्या कारण होते हैं? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। इसमें एक प्रावधान था, इसमें प्रावधान ये था जो आजकल आपको देखने को भी आ रहा है, सुनने को आ रहा है बिहार में। तो इसमें प्रावधान ये था कि अगर आप सरकार के विरोध में किसी भी प्रदर्शन में भागीदार हुए तो आपके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आपको विश्वविद्यालय से हटा दिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर लिया जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत छात्रों को राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ऐसा ही मिलता जुलता एक अभी कानून पास हुआ है बिहार में और यूपी में, इसके बारे में बात हो रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में दिखाई दिए, अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है और तुमने जुलूस निकाला, तुमने विरोध प्रदर्शन किया, तो तुम्हारे ऊपर आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, तुम कोई कंपटीशन पेपर नहीं दे पाओगे। तो आप देखो, ये कहीं ना कहीं एक दमनकारी नीति है कि आप सरकार का अगर विरोध करना चाहते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि उसकी कंडीशंस हैं। कंडीशन ये कि अगर आप हिंसा में पाए गए या आपने उग्र आंदोलन किया वगैरह वगैरह। लेकिन आप साबित कैसे करोगे कि आप उग्र आंदोलन आपने नहीं किया? मान लेते हैं 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है, जिनमें से 10 लोगों ने जो है किसी बस को आग लगा दी या ट्रेन को आग लगा दी या थोड़ा सा उग्र आंदोलन कर दिया, पुलिस वालों पे पत्थर फेंक दिए, तो क्या जो बाकी 990 लोग हैं क्या उनके खिलाफ भी सेम कार्रवाई होनी चाहिए? तो आप पता नहीं कर सकते। जैसे वो वीडियोस आप देख रहे होंगे, उसमें जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं तो उसमें लोग रो रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉर्मल।
ठीक। तो एक तो ये एक बड़ी नीति होती है। दूसरी नीति होती है, सबसे बड़ा जो होता है, दैट इज बंगाल विभाजन, द बंगाल पार्टीशन इन 1905। 1905 में बंगाल विभाजन की जब घोषणा की जाती है, तब जो गर्मपंथी हैं वो सामने निकल कर आते हैं। ठीक। इसी आंदोलन के बैकग्राउंड में और इसी आंदोलन के साथ साथ चल रहा था आपका सोशल रिफॉर्म्स। और सोशल रिफॉर्म्स जो आंदोलन हुए थे, सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए थे, उनका प्रयोग किया गया था राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे तिलक, तो जो गणेश महोत्सव होता है, जो गणेश विसर्जन आज की डेट में महाराष्ट्र में होता था, उसके बाद धीरे धीरे ये आप देखेंगे ऋषिकेश में भी बड़े तौर पर होता है। तो इसको स्टार्ट करने वाले जो थे वो थे तिलक, क्योंकि तिलक को पता है कि अगर वो राजनीतिक मामलों के लिए या राजनीतिक चर्चाओं के लिए लोगों को बुलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, भारतीय लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो धार्मिक तौर पर लोगों को बुलाते हैं तो लोग आएंगे, भीड़ आएगी। इसलिए वो क्या करते थे, गणेश विसर्जन और गणेश उत्सव का उन्होंने स्टार्टिंग किया। इसके अलावा शिवाजी उत्सव, शिवाजी महोत्सव भी उन्होंने स्टार्ट किया। और धर्म के नाम पर जब लोग इकट्ठा होते थे, उसके बाद वो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जगाते थे। जब भीड़ इकट्ठी होगी तो उसके बाद फिर आप उनको संबोधित करेंगे। दयानंद सरस्वती का हमने पहले भी पढ़ा है, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि अगर आप स्पिरिचुअल तौर पर अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको असल में भी आज़ाद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वैचारिक जो बेस था, आधार था, वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। अरविंद घोष 1907 के आसपास तक कांग्रेस में शामिल होते हैं और ये भी एक गर्मपंथी नेता थे। लेकिन बाद में 1907 का जब सूरत स्प्लिट होता है और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, गर्मपंथी होते हैं, पुलिस के द्वारा इन्हें कुचल दिया जाता है और कई लोगों को जेल भेज दिया जाता है। कुछ लोग भारत छोड़ के चले जाते हैं और अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। और राजनीति से संन्यास लेने के बाद ये एक दार्शनिक बन जाते हैं। दार्शनिक होते हुए भी भारत के आंदोलन में इनकी सहभागिता थी। ठीक। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। पहला प्रभाव था 1896, जब इथोपिया ने इटली को हराया। एक बहुत छोटा सा देश एक बहुत बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को जब हरा देगा तो भारत में भी एक जो है चेतना जागेगी कि अगर एक छोटा सा देश हरा सकता है इतनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को, तो हम भी हरा सकते हैं। इसके अलावा जापान ने रूस को हराया। जापान एक बहुत छोटा सा देश है, एक छोटा सा टापू है, और क्योंकि वो एक एशियाई देश है और उसने रशिया जैसी महाशक्ति को हराया, तो अगेन भारत के लोगों को एहसास हुआ कि हम भी इंग्लैंड को परास्त कर सकते हैं। रूस में जारशाही के खिलाफ क्रांति चल रही थी, जार का शासन चल रहा था। जार, TSAR, इसमें लगता टी है, टी साइलेंट है, जार बोलते हैं इसको। तो रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, रशियन क्रांति जो हुई थी, जार के विरुद्ध हुई थी। और ये वो दौर है जब रशियन क्रांति चल रही थी, लेनिन के नेतृत्व में। जो आपके लेनिन थे उसकी लीडरशिप में रशियन क्रांति चल रही थी। और ये रशियन क्रांति लगभग 1918 में समाप्त होती है, जब रशिया आज़ाद हो जाता है, जार के प्रभाव से, उसके साम्राज्य से रशिया निकल जाता है। तो ये वो दौर है जब ये रशियन क्रांति चलती है। तो यहाँ से भी प्रेरणा मिलती है भारत के राष्ट्रवादियों को। इसके अलावा आयरलैंड में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन चल रहा होता है, क्योंकि आयरलैंड भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। तो आयरलैंड में भी जब ये आंदोलन चलता है तो उसके बाद भारत को भी यहाँ से सपोर्ट मिलता है, वैचारिक सपोर्ट मिलता है। और अगर आप देखो तो आयरलैंड से कौन आए थे, एनी बेसेंट, तो वो वहाँ की विचारों को यहाँ पर लेके आती हैं। किस तरह का कार्य प्रणाली था इनका, एग्रेसिव अपोजिशन। इससे पहले क्या था, इससे पहले काफी डोरमेंट अपोजिशन था। इससे पहले आप क्या करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, आप प्ली करेंगे, आप पिटिशन करेंगे, यानी आप अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ेंगे, उनको लिखित तौर पर आप उनसे कुछ मांगेंगे, आप प्ली करेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, ये धरना प्रदर्शन करेंगे, ये अंग्रेजों को मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, ये हिंसा नहीं करेंगे, ये अलग है, ये हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा वाले बाद में आते हैं। ठीक। इसके अलावा इन्होंने फोकस किया मास मूवमेंट में। कांग्रेस का जो पहला चरण था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण था, वहां पे मासिस को दूर रखा गया, यानी जनता को दूर रखा गया। वहां पर ज्यादातर कौन प्रभाव में था, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। ये वो लोग थे जो कि विदेश से पढ़कर आए थे, जो ज्यादातर ऑलमोस्ट 80 to 90% वो लोग थे जो कि क्या थे, आपके वकील थे। ठीक है। तो ये अपने आप को मासिस के साथ जोड़ते हैं, एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को मासिस के साथ जोड़ते हैं, जनता के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद आत्म बलिदान, यानी अगर धरना प्रदर्शन करते हुए हमारी जान भी चली जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे लाला लाजपत राय। ठीक। तो ये उस विचार से आते हैं। इसके अलावा पैसिव रेसिस्टेंस, और पैसिव रेसिस्टेंस का विचार अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। उद्देश्य क्या था, स्वराज, स्वराज इनका उद्देश्य था। याद रखना, आज़ादी और स्वराज में अंतर है।
इनका उद्देश्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, इनका उद्देश्य स्वराज था। वो स्वराज जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास था, जो कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा के पास था। यानी आप साम्राज्य के अधीन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है, लेकिन आप अपने ऊपर शासन खुद कर रहे हैं, स्वशासन खुद कर रहे हैं। ठीक, तो स्वराज इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा विदेशी नियंत्रण से ये स्वतंत्रता चाहते थे। अभी भी आज़ादी नहीं चाहते हैं, लेकिन विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम रानी के अधीन रहना चाहते हैं, लेकिन हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, पूर्ण आज़ादी नहीं। क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज कब मांगा गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर है। स्वराज जो मांगा गया था 1906 में मांगा गया था। ठीक है, 1906 में स्वराज मांगा गया था और 1929 में पूर्ण स्वराज मांगा जाता है। ठीक, इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, राष्ट्रवाद का विकास किया, सहकारी संगठनों का इन्होंने विकास किया, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन से आर्टिकल में है कोऑपरेटिव सोसाइटी? पीसीएस, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था 2021 में, जो यूपी पीसीएस हुआ था उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से आर्टिकल में है। यस, लेकिन आप मजे की बात देखो, उन्होंने ऑप्शन में दिया था 43A। ये तो बिल्कुल ही निहायत ही गहरे उसमें चले गए। आंसर है 43B। ठीक, 43B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप डरोगे कि इतना भी पढ़ना पड़ेगा क्या? 43 का ABCD भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ आर्टिकल है जिनका ABCD पढ़ना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 19 का पूरा पढ़ना पड़ेगा ABCDEF, आर्टिकल 43 का पढ़ना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा 243। किससे रिलेटेड है? पंचायत। तो पंचायत के तो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ये तो बहुत डीप में आता है। ठीक है, पीसीएस में डीप में आता है, यूके ट्रिपल एससी में डीप में आएगा, आईएएस में नहीं आता। आईएएस में सिर्फ इतना पूछेंगे 43, ABCD नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नेताओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख नेता है लोकमान्य तिलक। तो ये भी याद रखना, लोकमान्य इनको उपाधि दी गई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। उसके बाद है बिपिन चंद्र पाल बंगाल, अरविंद घोष बंगाल, लाला लाजपत राय पंजाब। तो ये प्रमुख चेहरे हैं आपके जो उग्रवादी आंदोलन हुआ था उसके, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के। ठीक है, कौन कौन है? ये कौन है? लाला लाजपत राय, ये तिलक, और ये मुझे अरविंद घोष याद आ रहा है, या फिर हो सकता है ये पाल हो, बिपिन चंद्र पाल भी हो सकता है। डन। ठीक, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो 1856 में इनका जन्म होता है तिलक का, और ये सबसे प्रमुख एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उग्रवादी नेता थे ये। और कुछ इनकी कथन, जैसे हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन लोकमान्य तिलक का है। और ये बहुत फेमस कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, तो ये भी काफ़ी फेमस इनका कथन है जो आपको याद रखना है। कांग्रेस के लिए इन्होंने क्या कहा? प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति। ठीक, भीख मांगने वाली संस्था कहा कांग्रेस को, कि कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस केवल और केवल भीख मांगती है। अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति, तो ये इनका पक्ष था। ये कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की आलोचना करते थे, उसकी नीतियों की आलोचना करते थे। जो नरमपंथी थे उनकी नीतियों की आलोचना करते थे। डन। ठीक, 1908 में इन्होंने केसरी में एक लेख लिखा था, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, केसरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो केसरी लिखा गया था आपके तिलक के द्वारा, और इसी लेख की वजह से इनको जेल भेज दिया जाता है, मांडले जेल, 6 वर्ष के कारावास पे। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था और 1908 में इन्हें जेल भेज दिया गया। कारण यह बताया गया कि इन्होंने लेख लिखा, बट असल कारण यह था कि 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था और ये अंग्रेजों के खिलाफ थे, इस वजह से इन्हें भेजा गया था। बट कारण कोई देना था, तो कारण दिया गया कि केसरी में जो आपने अनाप शनाप बातें लिखी हैं उसके लिए हम आपको जेल भेज रहे हैं, और जेल 6 वर्षों के लिए। क्या अगर आप फेसबुक में कुछ लिखते हैं, क्या उसके लिए आपको जेल भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है। ठीक है, और ये इंसिडेंट हुआ था, एक केस आया था, श्रिया करके लड़की थी कोई, तो नाम याद नहीं आ रहा, बट श्रेया ही नाम है शायद, जहाँ तक याद आ रहा है। तो उसने बड़ा नॉर्मल सा पोस्ट डाला था जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी।
तो पूरा का पूरा मुंबई बंद कर दिया गया था, महाराष्ट्र बंद हो गया था, ट्रैफिक रोक दिया गया था उनका जब शव यात्रा निकल रही थी। तो उस लड़की ने इतना लिखा कि कौन है बाला साहब ठाकरे, ना तो ये कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, तो इनके मरने पर ऐसा क्या कि पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाए। तो इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का केस डाल दिया था। और उसके बाद मजे की बात ये कि जिस फ्रेंड ने इनकी इस पोस्ट को लाइक किया था उस फ्रेंड को भी जेल में डाल दिया था। ठीक, तो ये बहुत खतरनाक कानून था। ठीक है, 2-3 केस लगे थे। एक लगा था ये सेक्शन 66 लगा था, जो आईपीसी की धारा 66 होती है वो, और एक शायद 100 सेडिशन किसमें, सेक्शन 124 में है शायद, 126 में किसमें सेडिशन, 126 से 124 से सेडिशन, इन दोनों में से किसी एक में कंफ्यूज हो रहा हूँ, 126 या 124 में से, 24 में पक्का, 124 ए। ठीक है, इसमें सेडिशन है। तो कभी भी आप कोई पोस्ट करें तो बहुत सोच समझकर पोस्ट करें, और कभी किसी पोस्ट को लाइक करें तो भी सोच समझ कर लाइक करें। हाँ, दूसरे स्टेट की होती, अगर उनके खिलाफ उस स्टेट में एफआईआर होती तो वहाँ जेल चली जाती। अभी जैसे एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है, श्वेता तिवारी है ना, तो श्वेता तिवारी के खिलाफ भी केस हो गया है। अब वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, उनके कहने से धार्मिक भावनाएं आहत भी हुई हो भी सकती हैं, कई लोग उसे मजाक में भी निकाल सकते हैं कि यार कॉमन सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर था, थोड़ा सा बैड सेंस ऑफ ह्यूमर बन गया, बट उनके भी जेल जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ये इस वजह से इनको जेल भेज दिया जाता है, मांडले की जेल में 6 वर्ष के कारावास में। ठीक, और बंबई में सबसे पहली जो हड़ताल करने वाले थे वो भी यही थे। तो हड़ताल, राजनीतिक हड़ताल करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो गांधी ने बाद में उठाया, वो यहाँ से उठाया। हड़ताल का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर मास मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, या स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है, या महिलाओं को शामिल करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब तिलक का है। धर्म को राजनीति से जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तिलक का है। गांधी ने सिर्फ क्या किया कि जो तिलक ने छोटे लेवल पर किया, या तिलक जिसको बहुत बड़ा नहीं कर पाए थे क्योंकि वो जेल गए थे और कांग्रेस का समर्थन नहीं था उनके पास, उन्हीं सारी चीज़ों को मैग्नीफाई कर दिया गांधी ने। बहुत बड़े लेवल पर गांधी लेके चले गए, छोटे से आइडिया को बड़े लेवल पर लेके गए। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि मैंने शायद कहानी में भी आपको बताया था कि जब आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन, तो धर्म को राजनीति से जोड़ने में गांधी का बड़ा हाथ है। लेकिन उससे पहले धर्म को राजनीति से कौन जोड़ चुका है? तिलक जोड़ चुके हैं। ठीक है, जब वो शिवाजी महोत्सव निकाल रहे हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको क्या बोला? अशांति का जन्मदाता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अशांति का जन्मदाता, फादर ऑफ, इसको ना फादर ऑफ टर्मोइल, ये सब गूगल ट्रांसलेशन है, एक्चुअल में ये है फादर ऑफ, ये किताब, ये एक लेख का नाम है, इंडियन अनरेस्ट। ये एग्जाम में पूछा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया? लोकमान्य तिलक को कहा गया। किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। ठीक है, तो वैलेंटाइन नाम तो तुम्हें याद रहेगा ही, तो याद रखना, वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो एक्चुअल में कहानी, पहले कहानी समझो। होता क्या है आपका, तिलक जब जेल से छूटकर वापस आते हैं, उसके बाद ये कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी जो है आपके बड़े बड़े लीडर जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये इनको अंदर नहीं आने देते, क्योंकि इनके साथ झगड़ा हुआ था, 2-4 हाथ इन्होंने भी छोड़े थे उनके ऊपर, तो उनकी एंट्री बैन कर देते हैं। लेकिन अगले ही वर्ष दोनों के दोनों नेताओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो उसके बाद इनकी एंट्री आसान हो जाती है, ये कांग्रेस में एंटर करते हैं। साथ के साथ ये 1916 में चलाते हैं क्या? होम रूल लीग। अप्रैल में ये चलाते हैं, और फिर 1916 से सितंबर में आपकी एनी बेसेंट होम रूल लीग चलाती हैं। और अगेन इतिहास में इस होम रूल लीग को जगह कम दी गई है, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो इसका बहुत बड़ा योगदान है गांधी को गांधी बनाने में। क्योंकि होम रूल लीग ने क्या किया, ये गली गली तक गए, नुक्कड़ तक गए, लोगों को अपने साथ जोड़ा, और होम रूल लीग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। लेकिन अचानक से कुछ ऐसे फैसले हुए जो गलत हुए। जैसे जब ये लीग सक्सेसफुल हो रही थी, चल रही थी, तभी जो है एक आर्टिकल आया जिसका नाम था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जो लिखा गया कहाँ पर? इंग्लैंड में। किसके द्वारा? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखा गया। तिलक इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं इससे कि भारत छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं।
और इंग्लैंड में जाके मिलते हैं इससे, वैलेंटाइन शिरोल से, और इसके ऊपर केस कर देते हैं मानहानि का। अब जब केस करेंगे तो इनको इंग्लैंड रहना पड़ेगा, और जब ये इंग्लैंड रहेंगे तो अब लीडर नहीं है, महाराष्ट्र का लीडर जा चुका है, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, लीडर जैसे ही चला जाएगा वैसे ही, अगर उसने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं करी है तो अब लोग बिखर जाएंगे। तुरंत अंग्रेज एक और काम करते हैं, ये तो चले गए यहाँ पर, ये तुरंत क्या करेंगे, जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉर्ज अरुंडेल कौन, जो कि एनी बेसेंट के आंदोलन को चला रहे थे, ऑल इंडिया होम रूल लीग के, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। एनी बेसेंट को बुलाएंगे बात करने के लिए और उन्हें प्रॉमिस करेंगे कि एक बार वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो और हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे जिसकी आप डिमांड कर रहे हो। क्योंकि एनी बेसेंट क्या डिमांड कर रही थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। वो भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं कर रही है, वो भी डोमिनियन स्टेटस। तो एनी बेसेंट को बोला कि हम आपको क्या देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। तो एनी बेसेंट हो गई शांत, जॉर्ज अरुंडेल हो गया जेल में, और तिलक भारत छोड़ के चले गए। यानी आपका ये जो आंदोलन था ये लीडर लेस आंदोलन हो गया, लीडर नहीं थे। और तुरंत जो है गांधी इसको कैच करते हैं और गांधी जाते हैं और गांधी कहते हैं कि अब क्योंकि ये लीडर लेस आंदोलन है, मैं इस आंदोलन की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूं, तो आप क्या करो, मुझे ये आंदोलन दो। तो गांधी बन जाते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष, और जैसे ही अध्यक्ष बनते हैं इसको ये मर्ज कर देते हैं कांग्रेस में। ठीक है, और कहानी खत्म, होम रूल लीग को खत्म कर देते हैं गांधी इस तरीके से। पहले खुद अध्यक्ष बनेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, इसको कांग्रेस में मर्ज कर दो। तो इस तरीके से ऑल इंडिया होम रूल लीग समाप्त हो जाती है। लेकिन जो काम इन लोगों ने किया था उस काम का फायदा गांधी को बहुत बड़े तौर पर होता है। तो गांधी को तिलक का फायदा हुआ, गांधी को फायदा हुआ ऑल इंडिया होम रूल लीग का। ठीक, और गांधी को फायदा जो कांग्रेस में जो लीडर लेस था, जो वैक्यूम क्रिएट था, कांग्रेस में कोई लीडर ही नहीं था। फिरोज शाह मेहता की डेथ हो चुकी है, जो आपके गोखले की डेथ हो चुकी है। ठीक, तिलक जेल में है, जेल से निकलने के बाद वापस इंग्लैंड चले गए। एनी बेसेंट बहुत अच्छी स्पीकर नहीं है, लेकिन उनका जितना भी नेटवर्क है वो भी खराब हो चुका है। तो इन सारे फैक्टर्स का, यानी गांधी के गांधी बनने में केवल गांधी का हाथ नहीं है, उस वक्त की परिस्थितियों का भी हाथ है। ये तुमको भी पीला दिखाई दे रहा है कि मुझे पीला दिखाई दे रहा है? पीला ही दिखाई दे रहा है। मुझे अभी तक व्हाइट दिखाई दे रहा था, पीला कैसे हो गया? एक कहावत है इंग्लिश में, एवरीथिंग इज येलो टू अ जॉन्डिस आई। इसका मतलब क्या होता है? पीलिया हो गया, इस मतलब आपको पीलिया हो गया। यार पील ये हुआ क्या? अच्छा, स्लाइड ही पीली है मेरे ख्याल से, इसका बैकग्राउंड येलो है। ठीक, इसके अलावा मैक्स मूलर ने इनको संस्कृत का विद्वान बोला। इसके अलावा इन्होंने प्रमोट किया अखाड़े को, लाठी क्लब को, गौ हत्या का विरोध इन्होंने किया। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेश उत्सव को प्रमोट किया। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक आयोग बनता है, ठीक, प्लेग आयोग जिसे कहा जाता है, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रैंड, और रैंड की हत्या करते हैं चापेकर ब्रदर्स। और जब चापेकर ब्रदर्स हत्या करते हैं तो उसके बाद उस हत्या के सपोर्ट में लिखते हैं आपके तिलक, और तब इन्हें होती है 18 महीने की सजा। और इनके ऊपर जो पहला केस हुआ था सेडिशन का हुआ था, देशद्रोह का। ठीक, इसके अलावा एक अखबार लिखते थे मराठा दर्पण, जो इंग्लिश भाषा में था, और केसरी लिखा करते थे मराठी भाषा में। फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, केसरी किसके द्वारा लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, मराठा दर्पण वगैरह। और कुछ किताबें हैं जिसमें से सबसे प्रमुख किताब है गीता रहस्य। ठीक, ये भी तिलक के द्वारा लिखी गई है। आर्यों का मूल निवास स्थान, ये भी तिलक के द्वारा लिखा गया है। डन। एक अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बड़ा अनाप शनाप क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है कि इनकी अर्थी को किस किसने कांधा दिया था। सच में, मतलब एग्जामिनर की सोच को सल्यूट है। तो इनकी अर्थी को महात्मा गांधी ने कांधा दिया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने, और मोहम्मद शौकत अली ने कांधा दिया था। ठीक है, 3 है, एक आदमी कोई ऐसी रहा होगा तो उसका नाम नहीं दिया। 4 लोग चाहिए होते हैं ना, 1 2 3, 3 ही हुए ना, 1 2 3। ठीक है, एक बार बदलते रह रहे होंगे।
उनकी मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा था। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग थी उसमें अली जिन्ना भी उसके फाउंडर हैं। ये कम किताबों में दिया गया है, आमतौर पर एनी बेसेंट और तिलक का नाम दिया जाता है, बट जिन्ना भी को फाउंडर है, जिन्ना का भी उसमें रोल है। तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि अखिल भारतीय जो होम रूल लीग थी उस निम्नलिखित में से कौन कौन उससे संबंधित है, तो उसमें एक जिन्ना भी एक ऑप्शन है। ठीक, डन। अगले हीरो हैं आपके लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी, तो ये भी पूछा जा सकता है, पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। ऑप्शन में भगत सिंह भी जरूर होगा। 28 जनवरी 1865 में पंजाब में इनका जन्म होता है। इनके राजनीतिक गुरु हैं मैजिनी, जो कि इटली से थे, इटली के क्रांतिकारी थे, मजिनी या मैजिनी। तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना। और जो मैजिनी की किताब थी ड्यूटीज ऑफ मैन, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसका इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया। तो सवाल बनेगा ड्यूटीज ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? मैजिनी। और ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। इसके अलावा गैरीबाल्डी, शिवाजी और कृष्ण की बायोग्राफी भी इनके द्वारा लिखी गई है। 17 नवंबर 1928 में लाहौर में इनकी मृत्यु होती है, जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे होते हैं। और उसी वक्त एक आपके कप्तान साहब होते हैं, जिनका नाम था, क्या नाम था, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था? स्टीव स्कॉट। तो स्कॉट जो है ऑर्डर करते हैं लाठीचार्ज का, और उसी लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु का बदला लेते हैं भगत सिंह बाद में। किसकी हत्या करके? सॉन्डर्स। मारने गए थे स्कॉट को, मार दिया था सॉन्डर्स को। अरे पूरी कहानी सुनाई थी आपको। ठीक, तो क्या कहा था उन्होंने मरते हुए? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ठीक, ये इन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय। ठीक है, मरते मरते का। देखो, कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ किदवंतियां बना दी जाती हैं। भाई तुम मरने वाले होंगे, तुम डायलॉग बाजी करोगे क्या? मुश्किल काम है। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त का दौर ऐसा हो कि तुमने सर पे कफन बांधा है। हाँ, लेकिन एक चीज है, हमें नहीं पता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन एक चीज है जो कि विदाउट एनी डाउट है कि जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाई गई थी, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी चढ़ाई गई थी, तो ये कहा जाता है वो हंस रहे थे। और एक्चुअल में उन्होंने गाना गाया था। जो मूवी में रंग दे बसंती गाना गाया जा रहा है, वो असल में गाना गा रहे थे। बाहर के लोगों ने भी सुना, अंदर के लोगों ने भी सुना। और ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि उनका खुशी के मारे उनका वेट बढ़ गया था, क्योंकि मौत से पहले आप वेट भी जब चेक करते हैं तो वेट बढ़ गया था। और ये भारत के लोग नहीं बोलते, ये उस वक्त का जो जेलर था उसने ये बात बोली कि मैंने इतना कुछ देखा अपने जीवन में, ऐसा कभी नहीं देखा कि ये लोग गाते हुए जा रहे हैं, है ना। तो वो तो सच है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी चीजें कुछ घटी हैं, कुछ बड़ी हैं। ठीक, उसके बाद 17 दिसंबर को क्या होता है? ब्रिटिश पुलिस के अफसर सॉन्डर्स को गोली से उड़ा देते हैं। कौन कौन? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, और इसमें आपके एक और भी थे। नहीं, बटुकेश्वर दत्त तो उसमें थे, असेंबली में बम फेंकने में। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। और एक और बंदा था जिसको आइडेंटिफाई करना था कि कौन है सॉन्डर्स, कौन है स्कॉट। रियल हीरो वही था। डन।
ठीक, तो क्या क्या योगदान थे इन लोगों के? तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया था, स्वदेशी को प्रमोट किया, विदेशी का बहिष्कार किया। ठीक, इस तरीके से राजनीतिक आंदोलन और भारत में जो राष्ट्रभाव की चेतना है उसको बढ़ाने का इन्होंने योगदान दिया। इसके अलावा त्याग व बलिदान की जो भावना है वो इनके द्वारा दी गई, और इसी भावना के तहत बाद में आप देखेंगे लोग बड़ी आसानी से हंसते हंसते फांसी चढ़ जाते हैं। इससे पहले के जो मॉडरेट लीडर थे उनको फांसी से कोई लेना देना नहीं था। आत्म बलिदान, त्याग की भावना यहाँ से भारत में आपको देखने को मिलती है। भारत में बड़े तौर पर जुलूस की राजनीति होती है, भाषण की राजनीति होती है, विरोध समारोह। इससे पहले ये सब भारत में नहीं होता था, ये लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और आज भी अगर आप देखो तो बड़े तौर पर यही होता है। ठीक है, राजनीति को एक नया रूप देने वाले भी यही थे। इनके द्वारा किए गए धार्मिक आयोजनों ने धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया, कहीं कहीं पर बढ़ावा दिया और कहीं कहीं पर अलग भी किया। जैसे मुस्लिम लीग के गठन के पीछे ये भी कहा जाता है कि उनको ऐसा लग रहा था कि भारत को हाईजैक कर लिया गया है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस अगेन 80% ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण, इस वजह से मुस्लिम लीग का गठन होता है। ठीक है, तो एक ये भी कारण था। क्या क्या सीमाएं थी? सबसे बड़ी सीमा कि ये लोग धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे शिवाजी महोत्सव हो गया, ठीक है, गणेश विसर्जन हो गया। तो इससे मुसलमान जो थे वो अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू कर देते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिलता है, जिससे राइटर का ये कहना है कि भारत में अराजकता फैलती है और लोगों को ब्रिटिश दमन का शिकार होना पड़ता है। तो लेखक अपने हिसाब से लिख रहा है कि भारत में अराजकता होती है। जैसे अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे ना, किसी ने पढ़ी है बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो मुझे वो राइटर अच्छा लगा सिर्फ एक चीज को छोड़कर, कि उसने भगत सिंह को, राजगुरु को और इस तरह के क्रांतिकारियों के लिए उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, टेररिस्ट। तो ये शब्द सही नहीं है उन लोगों के लिए। रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट यानी वो अपने चैप्टर्स को जब डिवाइड करता है तो भगत सिंह के बारे में लिखने से पहले वो हेडिंग डालता है रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट। तो अब भगत सिंह के नाम के आगे टेररिस्ट क्यों? क्योंकि बिपिन चंद्रा जो है काफी क्लोज है गांधी फैमिली के। अब तो क्या डेथ हो गई उनकी, ठीक। तो अलग अलग राइटर अपने हिसाब से अलग अलग चीजें लिखेंगे। तो रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, और उन्हीं का ये कहना है कि भारत में क्या हुआ, अराजकता फैली। क्योंकि आपके जितने भी नोट्स हैं ना किसी भी किताब के, वो बिपिन चंद्रा की किताब से कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। कोई भी किताब उठा के देख लो, सब बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं और उसके हिसाब से नोट्स तैयार करते हैं। तो आज भी वहाँ पे लिखा है कि इनकी वजह से अराजकता फैली, बट ऐसा नहीं है। मुस्लिम समुदाय को इन्होंने अपने से दूर रखा, या फिर मुस्लिम समुदाय खुद दूर हो गया इनसे, ठीक। सांप्रदायिकता और हिंदू प्रभुत्व की राजनीति की गई इनके द्वारा, ऐसा राइटर का कहना, ठीक। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही थी, कर्जन का ऐसा कहना, ये कर्जन का कथन है। क्या क्या अंतर है दोनों में? तो पहले बात करेंगे नरमपंथी और फिर बात करेंगे गरमपंथी के बारे में। तो पहला अंतर है, जो नरमपंथी थे वो उच्च मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या अपर मिडिल क्लास से संबंधित थे, और यहाँ पर आती है आपकी लोअर मिडिल क्लास। तो ये अपर मिडिल क्लास से संबंध है इनका, और इनका संबंध है लोअर मिडिल क्लास से। इसके अलावा इन्होंने याचना की नीति अपनाई, सॉलिसिटेशन पॉलिसी अपनाई, और इन्होंने अपनाई पैसिव रेसिस्टेंस की नीति। यहाँ पर इनका जो फोकस था वो वेस्टर्न एजुकेशन पर था, और इनका फोकस इंडियन एजुकेशन पर था। यहाँ पर अंग्रेजों के अधीन स्वशासन ये चाहते थे। यहाँ पर स्टार्टिंग में स्वराज की डिमांड करते हैं और उसके बाद स्वाधीनता की डिमांड करते हैं, क्योंकि यही लोग आगे चलकर 1929 में इन्हीं का जो सेगमेंट होता है वो डिमांड करता है स्वाधीनता की। तो इनिशियली दे वर आस्किंग फॉर स्वराज और बाद में इंडिपेंडेंस। ये लोग शुरू से लेकर आखिरी तक केवल एक ही चीज मांगते हैं, अंग्रेजों के अधीन स्वशासन। जैसे मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू ने क्या मांगा था? अंग्रेजों के अधीन स्वशासन की डिमांड करी थी, ठीक। तो ये चैप्टर समाप्त। एक बार रिवाइज करो, फिर दूसरा करते हैं स्टार्ट। कल आप लोगों का टेस्ट है उत्तराखंड का, ठीक है, और टेस्ट के बाद एक क्रिकेट मैच है उत्तराखंड वर्सेस अदर्स का ठीक है। तो जो लोग खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं। हाँ, पीछे ग्राउंड में है और सारा सामान आ चुका है, स्टंप्स, क्रिकेट बैट, बॉल, ठीक है, ये रखा है यहाँ पे सब सारा सामान। अभी इसका रैपर वैपर हटाया। विनिंग प्राइस तुम जीत ही नहीं सकते पहले
तुम्हारा कंपटीशन आईएएस वालों से है, वो दिमाग से भी तेज है और खेलने में भी तेज है। मैं ऐसा करूं ताकि तुम्हारा खून खोले। ठीक है, बाकी बैंकिंग एसएससी वाले आधे इधर हो जाना, आधे उधर हो जाना, ताकि जीत भी तुम्हारी हो, हार भी तुम्हारी हो। बैंकिंग वाले ऑडियंस नहीं, ये सब खेलेंगे। ठीक है, तो 11-11 प्लेयर्स होंगे, 8 लड़के एक टीम में और 3 लड़कियां। आप रेशियो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 लड़कियां तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 8 + 3। हाँ, कौन से? EWS। हाँ, सबके लिए रिजर्वेशन रहेगा। करना पार्टिसिपेट थोड़ा सा अच्छा रहता है, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और टेस्ट देने तो वैसे भी आ ही रहे हो। जो जीता मैन ऑफ द मैच की फीस माफ कर देंगे। जाओ। मुझे नुकसान हो जाएगा फिर, तो तुम्ही को जिताना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर उधर से कोई मैन ऑफ द मैच बन गया तो 50,000 रुपये का चूना लग जाएगा मुझे। इतना तो इंटरनेशनल वाले नहीं देते। वो भी 35,000 रुपये का चेक देते हैं। नहीं, मैं खेलूंगा उनकी तरफ से, तुम्हारी तरफ से ब्रजेश सर खेलेंगे। दे देंगे, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे यार। फ्रूटी पिला देंगे, एपी पिला देंगे, मेडल वेडल हैं हमारे पास काफी सारे। नहीं, बारिश में भी खेल लेना, खेलने वालों को लेके आए। ठीक है, सो कौन लेना चाहेगा जिम्मेदारी? मुझे 11 लोगों के नाम दे देना आप। ठीक है, मुझे 11 लोगों के नाम दे देना, कोशिश करना 12-13 के दे देना, क्योंकि 11 में से 2-4 होंगे जो मैसेज करेंगे सुबह कि आज मुझे बुखार हो गया, आज मुझे ठंड हो रही है। तो कम से कम 15 लोगों के नाम ले लेना इसी क्लास में से। ये बैंकिंग एसएससी वाले भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलकर एक टीम तैयार कर लेना। मिनिमम 3 लड़कियां और मैक्सिमम अगर और भी हो सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट रहेगा, हल्का फुल्का माहौल रहेगा। स्लेजिंग अलाउड है पूरे तरीके से, बस हिंसा अलाउड नहीं है। स्लेजिंग कर सकते हैं आप दबा के। लाठी चार्ज वो नरमपंथी है, वैसे भी तुम गरमपंथी मत बन जाना। ठीक है, चलो बंगाल का विभाजन अध्याय 5 आगे बढ़ते हैं। इसके इंट्रोडक्शन, इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य क्या था बंगाल के विभाजन का, भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और बाद में 1911 में इसको रद्द कर दिया जाता है। 11 में 12 में 11 में रद्द कर देते हैं, 11 में रद्द कर देते हैं। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटना है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बंगाल का हिसाब क्या है। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में आज का जो बंगाल है, पश्चिम प्लस पूर्व, पूर्व बंगाल का मतलब बांग्लादेश, ठीक, और पश्चिम बंगाल का मतलब ममता बनर्जी वाला बंगाल, इसमें बिहार भी जोड़ लो और उड़ीसा भी जोड़ लो, इतना बड़ा बंगाल था ये। और उस वक्त ये ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, और इसकी जनसंख्या उस वक्त 7 करोड़ 20 लाख थी। उस वक्त 7 करोड़ 20 लाख थी। तो बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा प्रोविंस है, और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस प्रांत में है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को मिलाकर बंगाल बनाया गया है। तो कर्जन का ये कहना था कि इट इज़ टू बिग टू एडमिनिस्टर, ये इतना बड़ा है कि हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हमको प्रशासनिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, और इस वजह से बंगाल पार्टीशन का प्लान तैयार किया जाता है, इसके विभाजन की योजना तैयार की जाती है, और इसका जो आधार रखा जाता है वो धर्म और भाषा रखा जाता है। यही मामला खराब हो जाता है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि प्रशासनिक कठिनाई आ रही है, तो आप प्रशासन के आधार पर बांटो, आप धर्म और भाषा के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? और इसी के विरोध में बंगाल के पार्टीशन का विरोध किया गया था और लॉन्च हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक, तो जब ये हुआ था तो इसको प्रस्तावित किया गया था गृह सचिव रिजले के द्वारा, ठीक, होम सेक्रेटरी रिजले। उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लीथ फ्रेजर, और भारत में वॉइस रॉय थे कर्जन। तो ये 3 नाम याद रखना। कर्जन तो खैर सबको याद रहता है, ये 2 नाम याद रखना, ज़्यादा डीप में आएगा तो आपसे पूछ सकता है। बंगाल विभाजन के वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बंगाल के? लीथ फ्रेजर।
और किसके द्वारा ये प्रस्तावित हुआ था? ऑप्शन में कर्जन जरूर रहेगा, बट आंसर कर्जन नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावित नहीं किया था कर्जन ने डायरेक्टली अनाउंस किया था। इसका जो आइडिया था वो देने वाले थे रिजले, होम सेक्रेटरी रिजले। ठीक है, डन। घोषणा कब होती है? 20 जुलाई। डायरेक्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई। और लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर। होता दोनों 1905 में है, लेकिन घोषणा और लागू करने में अंतर है। 20 जुलाई को इसकी घोषणा होती है और 16 अक्टूबर को इसको लागू किया जाता है। घोषणा 20 जुलाई और लागू होता है 16 अक्टूबर को। और किस तरीके से इसका विभाजन होता है? एक तरफ बनाया जाता है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और दूसरी तरफ बनाया जाता है पूर्वी बंगाल। और पश्चिम बंगाल में आते हैं आपके पश्चिम बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल है, बिहार और उड़ीसा। इसकी राजधानी बनाया जाता है कलकत्ता को। पॉपुलेशन थी 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हिंदू जो है वो मेजोरिटी में आ गए, 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान। ठीक है, और यहाँ पे हिंदू क्या हुए? बहुसंख्यक, और मुसलमान क्या हुए? अल्पसंख्यक। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं पूर्वी बंगाल में। ये अगर आप मैप देखो तो ये रहा मैप, ये आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका ईस्ट बंगाल। ठीक, तो यहाँ पे पूर्वी बंगाल प्लस असम, इसको शामिल किया गया। इसकी राजधानी घोषित की गई ढाका, जिसे पहले डक्का कहा जाता था, डक्का। ठीक है, ढाका, डक्का। आज भी आपके जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है। तो राजधानी ये प्रॉमिस हुई थी, ये मिली नहीं थी, ये प्रॉमिस हुई थी। मुसलमानों को प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको धक्का देंगे। ठीक है, हम आपको ढाका देंगे, धक्का देंगे। तो अंग्रेज जब बोलेगा तो ढाका को धक्का ही बोलेगा, और सच में उन्होंने धक्का दे दिया। बड़ा खुश किया। 1906 में मुस्लिम लीग बनवाई, उसके बाद 1907 में कम्युनल अवार्ड दे दिया, और जब सब खुश हो गए तो 1911 में बोला कि नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, वापस ले लिया। फिर जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। तो यहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो गए और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो इस आधार पर हिंदू और मुसलमानों को अलग किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हो गया, डन। ठीक, तो बंगाल का विभाजन, जैसे हमने बात करी, प्रशासनिक सरलीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो भारत में उस वक्त क्रांति का जो सेंटर था वो था बंगाल। जितने भी आपके प्रमुख लीडर्स हैं वो बंगाल से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल के लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है, ये जो वर्ग होता है, जितने भी पढ़े लिखे लोग, आज भी अगर आप देखो तो बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ठीक, बंगाल में आपको एक किताब पढ़ने का कल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन था वो बंगाल था, इसलिए इसको तोड़ा गया। ठीक, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए बंगाल को तोड़ा गया। और लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला? मैं विभाजन द्वारा विरोधियों के संगठन को तोड़ना चाहता हूँ। ये अपने लेटर में लिखा है इसने कि मैं इसलिए इनको तोड़ रहा हूँ ताकि ये कमज़ोर पड़ जाए, ये संगठन कमज़ोर पड़ जाए। प्रभाव क्या पड़ता है इसका? बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई को, और 7 अगस्त 1905 को लॉन्च होता है आपका स्वदेशी आंदोलन। भारत में जितने भी आंदोलन है ना, आमतौर पर वो अगस्त में ही लॉन्च होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मौसम अच्छा होता है। एक्चुअल में ये कारण है। हमारे नेताओं को पता है कि अगर वो तुम्हें जून में बुला देंगे ना, तुम नहीं जाओगे आंदोलन में, क्योंकि गर्मी बहुत है। और तुम्हें दिसंबर जनवरी में बुलाएंगे, तुम तब भी नहीं जाओगे आंदोलन में, क्योंकि ठंड बहुत है। ठीक है, जून जुलाई में बुलाएंगे तो बारिश बहुत है। तो आपको बुलाया जाता है आमतौर पर अगस्त में, क्योंकि मौसम अच्छा है, आप बाहर निकल सकते हो।
ठीक है। भारत में आमतौर पर लोग प्रिफर करते हैं शादी करना कब? नवंबर में। क्यों? क्योंकि मौसम ठीक है। ठीक है, सर्दी नहीं होती नवंबर में, मौसम ठीक होता है। सर्दी के हिसाब से हो रही होती तो फिर दिसंबर जनवरी में करते हैं। ठीक है, मार्च हो गया, जैसे नवंबर हो गया, अप्रैल हो गया। तो हम लोग थोड़े से आलसी लोग हैं, हमें हर चीज़ के लिए मौसम अच्छा चाहिए होता है। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन प्रभावी लागू कर दिया जाता है और इसी दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर इसी दिन को बहुत सारे दिन मनाएंगे, जैसे राखी दिवस। ठीक है, तो राखी भी उसी दिन मनाई जाती है और फ्रेंडशिप डे भी उसी दिन मनाया जाता है, दोनों साथ साथ। ठीक है, जिससे जो बन पड़े। उसके बाद जनरेखा दिवस। ठीक है, पहले ये ट्राई करो और ये नहीं होता तो ये तो है ही। फिर एक हाथ में राखी और एक हाथ में फ्रेंडशिप बैंड। तो शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दिन राखी दिवस और मैत्री दिवस और जन एकता दिवस के तौर पर भी मनाया। ठीक, और यहीं से कांग्रेस की कार्यप्रणाली में बदलाव आता है। कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नेहरू जी किस चीज़ की डिमांड करेंगे? स्वशासन की डिमांड करेंगे, स्वराज की डिमांड करेंगे, स्वदेशी की डिमांड करेंगे, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की डिमांड करेंगे और राष्ट्रीय एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। तो भारतीयों की चेतना जागती है बंगाल विभाजन के बाद। डन, लिख लो आराम से। ये कब होता है? फ्रेंडशिप डे कब होता है? होता तो है, मुझे ऐसे याद आ रहा है। 14 फरवरी नहीं, 14 फरवरी को नहीं होता यार। 14 अगस्त, 15 अगस्त। किसी को नहीं होता? दोस्त ही नहीं है तुम्हारे? तो ये जो बगल में बैठे हुए इन्हीं को कर लिया करो। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। क्या है? सपोले। डन, चलो। नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? हो गया, चलो। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को एक रूथलेस मिस्टेक, एक निर्मम भूल कहा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्यों रद्द कर दिया जाता है? बिकॉज ऑफ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होता है और 1911 में इसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणडेल समिति। तो एक अरुणडेल समिति का गठन होता है 1906 में, जो कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की अनुशंसा करती है, इसकी डिमांड करती है। और सजता है 1911 में दिल्ली दरबार, जिसमें आते हैं आपके जॉर्ज पंचम और रानी मेरी। मेरी नहीं है, मैरी। ठीक है। क्या होती है मैरी की स्पेलिंग? एम ए, ये तो शादी वाला मैरी हो गया। MER, ठीक है, जो भी है, रानी मैरी। ठीक है, मेरी नहीं है, रानी मैरी। और ये वही दिन है जिस दिन पहली बार जनगण मन गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा जो था। और जनगण मन जो आपका नेशनल एंथम है, वो किसके लिए गाया गया था? जॉर्ज पंचम के लिए गाया गया था। उसके शब्दों में कभी ध्यान देना तो आपको पता चलेगा। जनगण मन अधिनायक, अधिनायक मतलब हिंदुस्तान का जो अधिनायक है। ठीक है, भारत भाग्य विधाता, कि तुम ही हो जो भारत का भाग्य तय करोगे, रचोगे। ठीक है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इसको कई बार लोग डिमांड करते हैं कि इसको बदल देना चाहिए। बड़ी मुश्किल से याद हुआ। हाँ,
क्या करेंगे? वापस? अच्छा, सिंध वापस आ सकता है। अखंड भारत, अखंड भारत के हिसाब से अफगानिस्तान भी अपना ही है। ठीक, तो आपकी कैपिटल 1911 में घोषणा होती है राजधानी को शिफ्ट करने की, और 1912 में आपकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। अगर घोषणा की बात होगी तो आंसर 1911 होगा, और अगर एक्चुअल में कब ट्रांसफर हुई? 1912 में राजधानी शिफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि बंगाल क्रांति का सेंटर है। अब उस क्रांति के सेंटर को तोड़ना है, तो इस तरीके से नहीं तोड़ पाए, तो अब सेंटर को दिल्ली शिफ्ट कर देंगे, दिल्ली कंट्रोल में अपने, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और इस वक्त कौन थे आपके वायसरॉय? हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग सेकंड। ठीक, डन हो गया। तो ये हो गया आपका बंगाल विभाजन भी समाप्त। अगला चैप्टर स्वदेशी आंदोलन। ठीक, स्वदेशी आंदोलन, इंट्रोडक्शन, विशेषताएं, नेता कौन कौन थे, नेताओं द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान, कुछ रैंडम फैक्ट्स, और आंदोलन का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके बात करते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में कब लॉन्च हुआ था? 7 अगस्त 1905। उत्तराखंड ट्रिपल एससी में डेट आ जाती है 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। बाकी एग्जाम में पीसीएस में भी डेट नहीं आएगी, एग्जैक्ट डेट नहीं आएगी। और स्वदेशी आंदोलन इतना ज़्यादा कॉमन है कि शायद ये ना पूछे कि किस वर्ष हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसका मतलब है बहिष्कार और स्वदेशी। बहिष्कार किसका? विदेशी वस्तुओं का, और स्वदेशी का आपने प्रयोग करना है, भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। और कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में पहली बार स्वदेशी शब्द आपको देखने को मिलता है। कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में प्रयुक्त हुआ था स्वदेशी शब्द। ठीक है, स्वदेशी खरीदो। आजकल स्वदेशी को प्रमोट कौन कर रहे हैं? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। कौन कौन यूज करते होंगे आप लोग बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स? पतंजलि के नकली है, कुछ तो ठीक है, जैसे उनका वो टूथपेस्ट आता है वो काफी फेमस है। क्या है? दंत क्रांति, दंत कांति। मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन उनका शहद बड़ा खराब शहद है। शहद तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। नहीं, घी तो हम घर में बना लेते हैं, लेकिन हमने शहद लिया था उससे, वो भी दुकान वाले ने खुद ही दे दिया था। लेकिन शहद तो सच में खराब। डालडा निकला उसमें से। चलो कोई नहीं। ठीक, तो प्रभाव क्या पड़ता है? 20 जुलाई को घोषणा होती है बंगाल विभाजन की, 7 अगस्त को लॉन्च होता है टाउन हॉल कलकत्ता से, 16 अक्टूबर 1905 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। पहले भी पढ़ा था, शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है, राखी दिवस, मैत्री दिवस, जन एकता दिवस। स्लाइड रिपीट है। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक सामाजिक आधार था। पहली बार भारत के आंदोलन में बड़े तौर पर छात्र पार्टिसिपेट करेंगे, महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, जमींदारों का एक वर्ग पार्टिसिपेट करेगा, शहर के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोअर मीडियम क्लासेस पार्टिसिपेट करेंगे। तो बड़े तौर पर इनको समर्थन मिलता है। लेकिन समर्थन कहाँ से नहीं मिलता? किसानों से समर्थन नहीं मिलता, और बहुत बड़ी मात्रा पर मुसलमानों से समर्थन नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं कि कोई भी मुसलमान इसमें नहीं हुआ, लेकिन बहुसंख्यक मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो थे वो इससे अपने आप को अलग रखते हैं। किसान भी अपने आप को इससे अलग रखते हैं। ठीक है, विरोध सभाओं का आयोजन करते हैं, विदेशी वस्त्रों के साथ साथ अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, महिलाओं द्वारा विदेशी दुकानों पर धरना देना। विदेशी दुकानों का मतलब आमतौर पर ये धरना देते थे आपके शराब के ठेकों के सामने। तो ये जो प्रथा तब स्टार्ट हुई थी, आज तक चलती आ रही है। आप कहीं पे भी देखें, जब भी कहीं पे शराब का नया ठेका खुलता है तो वहाँ पर जो धरना देती हैं वो आमतौर पर महिलाएं होती हैं।
ठीक है, कहीं पर भी आप उठा के देख लो, महिलाओं को ही भेजा जाता है धरना देने के लिए, या वो खुद जाती हैं धरना देने के लिए। क्यों भेजा जाता है? आप बताइए यार, देखो